आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में ही पूर्व जेडीयू नेता केसी त्यागी, आरएलडी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की मौजूदगी में राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी में शामिल हुए। देखिए, पूर्व जेडीयू नेता, दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता जेडीयू में रहे, लेकिन अब पूर्व हो गए हैं और अब सीधे उन्होंने राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी में शामिल हुए हैं। पूर्व जेडीयू नेता केसी त्यागी ने राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी में शामिल होने पर कहा कि मैंने अपना राजनीतिक जीवन ही लोक दल से शुरू किया था, ये उसी का स्वरूप है, इसमें कुछ नया नहीं है। उन्होंने कहा कि जो चौधरी चरण सिंह का बचा हुआ सपना है उसे पूरा करने में हम मदद करेंगे। जेडीयू और आरएलडी में कोई फर्क नहीं है। एक दिन ऐसा भी था, उन्होंने उस दिन का जिक्र किया और कहा कि एक दिन ऐसा भी था जब नीतीश कुमार और चौधरी चरण सिंह एक पार्टी बनाने वाले थे। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। नहीं, मैंने अपना राजनीतिक जीवन ही लोक दल से शुरू किया था और ये उसी का स्वरूप है, कोई नया नहीं है। अब आरएलडी में आपकी भूमिका क्या होने जा रही है? जो चौधरी चरण सिंह का जो बचा हुआ सपना है उसको पूरा करने में हम मदद करेंगे। जी, क्या सर आने वाले चुनाव में आप चुनाव भी लड़ने वाले हैं? नहीं, मैं लोकसभा राज्यसभा दोनों का सदस्य रह चुका हूँ। सर, क्या कुछ वजह रही जेपी छोड़ के आरएलडी आने की? कोई नहीं, जेडीयू में और आरएलडी में कोई फर्क नहीं है। एक दिन ऐसा भी था कि नीतीश कुमार और चौधरी अजीत सिंह जी दोनों मिलकर एक पार्टी बनाने वाले, कोई फर्क नहीं। आपने अभी एक बात कही कि 2017 की पार्टी को इतना मजबूत करना है कि मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, ये हर पार्टी के नेता की, कार्यकर्ता की इच्छा हो। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा है कि हमारी क्षमता 160 तक सीटें जीतने की है। अभी चुनाव प्रचार शुरू नहीं हुआ, 26 मार्च से मेरी रैली शुरू होगी, तब सीटों का अंदाजा लग पाएगा। उन्होंने कहा है कि किसी का भी टिकट कट सकता है, कभी भी टिकट कटने के बाद भाग्य खुल जाता है और उससे भी बड़ी जीत मिल जाती है। उन्होंने कहा है कि सभी को पार्टी के लिए खुश होकर काम करना चाहिए। आज हम हाफलंग आए थे। कल हमारे उम्मीदवार रूपाली लांगथासा नामांकन देने जा रहा है विधानसभा के लिए, तो उनको मैं गुड विशेस देने के लिए आया था और साथ में हमारा जितना एपेक्स बॉडीज है उनका साथ भी विचार विमर्श किया और हमारे जो इलेक्टेड एमएससी है, ईएम है, डिस्ट्रिक्ट पार्टी का ऑफिस बियरर है, प्रेसिडेंट है, सबका साथ एक साथ विचार विमर्श किया। हमारा यही रिक्वेस्ट है पूरा डिमा हसाओ वासियों को कि आज बीजेपी सरकार आने का बाद ये पूरा इलाका में शांति भी हुए है, विकास भी हुए है और बहुत अच्छा विकास हुए है। तो सब लोग बीजेपी को वोट दे और रूपाली लांगथासा को अच्छा खासा वोट से जिताइए, यही मेरा जनता से अपील है। तिनसुकिया में जो घटना हुआ उसको लेके क्या घटना हुए हैं काफी निंदनीय है। आर्मी और पुलिस मिल के काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन लॉन्च किया है। मेरा लगता है कि जो लोगों ने भी ये काम किया है वो पकड़ में आ ही जाएगा। কোনো प्रॉब्लम नहीं। सर, आप में और एक बात पूछना चाहता हूँ, अल्फा क्या बोला है नहीं बोला है उनका पीछे में क्यों पढ़ो। हाल में जो असम गवर्नमेंट और मार्च के बीच में जो ये एग्रीमेंट हुआ है, तो इसको लेकर डिमांड और इसको लेके समझ नहीं पा रहे। कोई समझ नहीं है। ये अपना ही बात है कि जब 125th अमेंडमेंट होगा, जब भी कोई होगा, तब हम लोग सब कम्युनिटीज का साथ बैठ के एक जो लोगों को काउंसिल में जगह नहीं है उनको भी जगह देना है, जो पहले जगह है उनको भी थोड़ा बढ़ाना है। मिलजुल के हम लोग जो नया अगर बढ़ते हैं, अभी 28 सीट है, बढ़ने से 40 सीट होगा, ये 12 सीट मिलजुल के हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर, 2 डिस्ट्रिक्ट का जो प्रपोजल था वो कब तक? वो जल्दी करना है। आज दिमाग कमेटी ने भी बुलाया कि जल्दी आप कर दीजिए, ये तब एक झमेला खत्म हो जाएगा।
हम लोग चुनाव का तुरंत बाद 2 डिस्ट्रिक्ट कर दूंगा काउंसिल का साथ बातचीत करके, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे बोला है ऐसा करना है, सबका साथ बैठ के ही मिलजुल के ही करना है। सर पानी को लेके आप लोग में एक था वो अभी तो वाटर सप्लाई स्कीम शुरू हो गया है। कितना स्पीड में उसका काम करते हैं? देखो काम तो हम लोगों ने सैंक्शन भी दिया, पैसा भी दिया, तो काम तो जल्दी स्टार्ट भी हुआ है और खत्म भी हो जाएगा। यहाँ के लोगों का मतलब कंप्लेंट था कि बाहर का कॉन्ट्रैक्टर को काम किया वो काफी लेट कर रहा है। देखो बाहर और भीतर का ऐसा है, ये बड़ा 100 करोड़ से ऊपर का स्कीम है, तो वो क्वालिफिकेशन में जो आते हैं तो उनको ही मिलेगा। सर गवर्नमेंट तो बीजेपी का होगा, कितना सीट मिलेगा सर? अभी चुनाव प्रसार शुरू नहीं हुआ है, 160 सीट तक जीतने का हमारा पोटेंशियल है, लेकिन कितना में जीतेगा नहीं जीतेगा ये जब चुनाव कैंपेन शुरू होगा, कल तो नामांकन है, 26 से मेरा रिलीज वगैरह स्टार्ट होगा, तब मुझे अंदाज लगेगा। अभी आगे बोलना ठीक नहीं है। सर चुनाव समय 18 सिटिंग एमएलए का टिकट काटा है, लेकिन कोई समस्या नहीं है, सबको अच्छा अच्छा काम में हम लोग लगा देगा इलेक्शन का बाद। मिनिस्टर था लेकिन मिनिस्टर टिकट नहीं कटा। वो तो सब काल मेरा भी टिकट काट सकते हैं, उसमें क्या है, इसमें तो पार्टी में है तो, और इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ टिकट काटा तो और कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है कभी टिकट काटने का बाद भाग्य फूल जाते हैं, उससे भी बड़ा चीज मिल जाते हैं, तो इसीलिए किसी को दुख में नहीं रहना है, सबको पार्टी के लिए आनंद का साथ काम करना चाहिए और सबका भला होगा, सबका अच्छा होगा, मेरा हाथ में किसी का बुरा नहीं होगा। सर लास्ट इलेक्शन में कांग्रेस और बीजेपी का फाइट होता है, इस बार एनपीपी ऐसा आया, तो इसमें यह फाइट कैसा रहेगा सर? इसमें हम लोग के लिए अच्छा ही होगा, इसलिए लास्ट टाइम सब हमारा खिलाफ में था, अभी जो खिलाफ में थे वो लोग 2 भाग हो गया, तो थोड़ा बहुत रूपाली का मार्जिन बढ़ेगा। एमपी में सेंट्रल में अलायंस है, यहाँ अलायंस हम लोग तो अलायंस एनपीपी हमारा यहाँ में नहीं है, तो इसीलिए एनपीपी कुछ सीट में कॉन्टेस्ट करता है। जैसे मेघालय का असेंबली में भी चुनाव में हमारा अलायंस नहीं होता है, हम लोग अलग अलग लड़ता हूँ, चुनाव का बाद कोई जीतता है तो हम लोग मिल के एनडीए बनाता हूँ। चुनाव का समय मेघालय में भी एनडीए एनपीपी का साथ नहीं है और असम में भी नहीं है, लेकिन चुनाव का बाद ही हमारा गठबंधन होते हैं। एक 2 तरफ का इलेक्शन में पार्टनर होता है, प्री इलेक्शन पार्टनर, पोस्ट इलेक्शन पार्टनर। सो एनपीपी हमारा पोस्ट इलेक्शन पार्टनर है मेघालय में, प्री इलेक्शन नहीं। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राहुल गांधी को शायद वैश्विक परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है, कच्चे तेल के भाव में किस तरह से उछाल है, पूरी दुनिया में तेल का संकट है। आज भारत में न तो कहीं तेल का संकट है और न ही गैस का संकट है। दुनिया में जहां भारत स्थिरता और विकास की ओर दौड़ रहा है, सारी चीज़ें सामान्य हैं और राहुल गांधी केवल अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, लोग उससे भ्रमित होकर जमाखोरी कर रहे हैं, इसके लिए यही लोग जिम्मेदार हैं, अन्यथा भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती चौथी अर्थव्यवस्था हो चुका है। राहुल गांधी को आज दुनिया की जो वैश्विक परिस्थितियां हुई हैं, शायद उन्हें ज्ञान भी नहीं। कच्चे तेल के भाव में किस तरह से उछाल है, पूरी दुनिया में तेल का संकट है। केवल भारत एक ऐसा है जो ईरान के उस होर्मुज़ मार्ग के जलडमरू मार्ग से केवल भारत के क्रूड ऑयल को सिर्फ आने की परमिशन दे रहा है। आज भारत में न कहीं तेल का संकट है, न भारत में आज गैस का संकट है। जिस तरीके से ये लोग लोकसभा में भी इस सवाल को उठा रहे थे, बाहर धरना दे रहे थे, ये दुनिया में जहां भारत आज जिस तरह से स्थिरता और विकास की प्रगति पे दौर पे चल रहा है, सारी चीज़ें सामान्य हैं। ये केवल जनता में पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं, अफरा तफरी करना चाहते हैं, भ्रम फैलाना चाहते हैं। इसकी कमी है। आज पूरी दुनिया को मालूम है कि ईरान अकेला भारत के क्रूड ऑयल को आने दे रहा है, तो यहाँ तेल भी हर पेट्रोल पंप में मिल रहा है, गैस भी मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से भ्रम फैला रहे लोग, कहीं कहीं जिस तरह से सोचते हैं कि शायद कल गैस न मिले तो लोग जमाखोरी कर रहे हैं, आज उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये लोग जिम्मेदार हैं, अन्यथा भारत में निश्चित तौर से आज दुनिया की बढ़ती हुई चौथी अर्थव्यवस्था हो गई है। आज दुनिया की जो इकोनॉमी में हम 11वें पायदान पे जब राहुल की सरकार कांग्रेस की थी, और आज मोदी जी की सरकार में चौथे।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भारतीय रुपए के मूल्यों में गिरावट पर कहा कि इसका सीधा प्रभाव भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ेगा, कीमतों पर पड़ेगा। आज अर्थव्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि सामने दिखाई दे रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। हमारी जो विदेश नीति है उसका प्रभाव भारत को देखने को मिलेगा। हमारे जो ऐतिहासिक रिश्ते ईरान के साथ रहे हैं उसके ऊपर जो हमला इस सरकार ने बोला उसका नुकसान एक उपभोक्ता को झेलना पड़ेगा। इसका सीधा सीधा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो भारत का है उस पर प्रभाव पड़ेगा, कीमतों पर फर्क पड़ेगा। और जिस तरह से 2014 से पहले नरेंद्र मोदी इसको मुद्दा बनाते थे, आज वो कैसे अपने ही पुराने वीडियो जब देखते होंगे तो उन पर क्या गुजरती होगी, ये सोचकर हमें भी हैरानी होती कि देखते तो होंगे, नहीं तो हम ही दिखा देंगे, वो अलग बात है। आज अर्थव्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि सामने दिखाई दे रहा है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। एक जंग छिड़ी हुई है जहां हमने हमारी विदेश नीति की जो ढुलमुल विदेश नीति रही है उसका प्रभाव भारत को सीधे सीधे झेलना पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चीन के लिए खुल सकता है, जापान के लिए खुल सकता है, रशिया के लिए खुल सकता है, भारत के लिए अभी खुलने में आनाकानी हो रही है क्योंकि हमारी विदेश नीति का सीधा सीधा दुष्प्रभाव है। आ रहा है जो आप कह रहे हैं कि कुछ शिप तो आ रहे हैं, हालांकि उसके ऊपर क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि सिर्फ 1.5 दिन की ही सप्लाई है। वो तो खैर चलिए वो ठीक है, उसमें भी आपने जो उनके सेलर्स रोक रखे थे उनको छोड़ा, तब जाकर उन्होंने वो शिप्स छोड़ी। इस तरह से विदेश नीति नहीं होती। ये जो हमारे रिश्ते, ऐतिहासिक रिश्ते ईरान के साथ रहे हैं उनके ऊपर जो हमला भारत की सरकार ने बोला है उसका नुकसान एक एक उपभोक्ता को झेलना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले पर कहा कि चुनाव आयोग वोट डालने का मौलिक अधिकार छीन रहा है। चुनाव आयोग संविधान के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचा रहा है और अप्रत्यक्ष आपातकाल लगा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर आरोप है कि वह चुनी हुई सरकार के कामों में मनमाने और गलत तरीके से दखल दे रहा है। We have filed a PIL. Let us wait for that. Election Commission is acting very whimsically. Election Commission is taking away the fundamental right to cast the vote. Election Commission is hitting the federal structure of the Constitution. New Election Commission has imposed emergency in an indirect manner. This is unfair, completely unfair. Fundamentally, they are wrong. Election Commission is for conducting the election, not Election Commission cannot run the government. After all, here is a elected government up to 6 men. Election Commission cannot interfere in this fashion arbitrarily, whimsically, vindictively with the government's function. कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हिंदुस्तान का चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और बीजेपी के निर्देश पर चलता है। महीनों पहले हमारे नेता राहुल गांधी ने यह बात उठाई और वे घर घर पहुंचे, लेकिन सवाल यह है कि ममता बनर्जी ने क्यों बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग की मदद की। सबसे बड़ी बात यह है कि ईद के मौके पर मुसलमान समाज ने उन्हें बतौर मुख्यमंत्री दावत का न्योता दिया, लेकिन वे उस मंच का इस्तेमाल मुसलमान वोट एकत्रित करने के लिए इस तरह के बयान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में कितने मुसलमानों का विकास हुआ, कितने लोगों को रोजगार मिला। देखिए, हिंदुस्तान की चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, जरूर बीजेपी पार्टी की निर्देश पे चलते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। महीनों पहले हमारे नेता राहुल गांधी जी ये शिकायत दर्ज करते हुए घर घर पहुंचा दिए। सवाल ये है कि ममता बनर्जी क्यों चुनाव आयोग को इतने दिन तक एसआईआर की प्रक्रिया को हमारे बंगाल में लागू होने के लिए इतने सारे मदद की, ये भी देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ये कि आज ईद की त्योहार है। ईद की पर्व में मुसलमान समाज मुख्यमंत्री होने के नाते उनको जरूर दावत दिए थे और इस मंच को बेजा इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मुस्लिम वोट को इकट्ठा करने के लिए कोई शिकायत दर्ज कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट, इसके लिए ममता बनर्जी क्या कोई ठोस कदम उठाई? बंगाल के मुसलमान क्या ममता बनर्जी की वोट बैंक बन के रहेंगे? उनकी जमाने में बंगाल में मुसलमानों को क्या तरक्की हुई? नौकरी में कितने मुसलमानों को शामिल किए गए?
और खासकर ओबीसी की सूची से मुसलमान समाज के एक बड़े शिक्षित समुदाय को निकाला गया है। ममता बनर्जी खुद ये कही थी एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने की पहले कि मैं बंगाल में सारे वैध वोटरों की सूची में नाम डालने के बाद मैं अपना नाम सूची में लाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि सबसे पहले ममता बनर्जी और उनके भतीजे एसआईआर के सहायता लेकर मतदार सूची में नाम तो उठा लिए और आम लोगों को बिना कोई मदद रास्ते पे छोड़ दिए। जहां तक बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया संपन्न करने के लिए 90,000 के आसपास सरकारी कर्मचारियों को तैनात किए गए थे और जिन्हीं लोगों के चलते आज इतने बड़े झंझाट आम लोगों को सहने पड़ते। आम लोगों को मदद करने के बजाय चले गए सुप्रीम कोर्ट और जाके फिर विचाराधीन कर दिए सारे मसले को। जब सूबे की सरकार और सरकारी की कर्मचारियों ने लोगों को मदद करते हुए ये सूची को और उसके साथ जुड़े हुए दिक्कतों को समाधान करना चाहिए था, उस समय उल्टे रास्ते में चलकर सुप्रीम कोर्ट जाकर नोटों की करते हुए विचाराधीन कर दिए और आज लोगों को ये दिक्कत भुगतने पड़ते हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।